सर माय नेम इज़ ईशिता मित्तल। इशिता का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है जिसमें ईश्वरीय गुणों की प्रधानता हो, यानी कि श्रेष्ठता। तो आप में है ये सारे गुण? सर ईश्वर जैसे गुण तो आई बिलीव किसी इंसान में नहीं हो सकते, ईश्वर तो एक ही है। पर ट्राई करती हूँ कि सर अपनी तरफ से एक अच्छा इंसान रहूँ। मैं वो गुण लाने की कोशिश आप Yes, करते हो? yes. अच्छा, इससे पहले क्या कर रहे थे? अभी आप जॉब करने आ रहे हो तो इससे पहले क्या था आपका? सर मैंने प्रोफाइल 2015 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किया है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से। और सर उसके बाद करीब 1.5 साल मैंने जॉब किया है IBM बैंगलोर में। सिंस 2017 में प्रिपेयर कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। तो इतनी जल्दी मोहभंग क्यों हो गया आपका कंप्यूटर साइंस से? सर एक्चुअली ये डिसीजन मेरे लिए कुछ मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं था कि आफ्टर जॉब, मतलब बैक ऑफ द माइंड पहले से ही था कि मुझे फाइनली सिविल सर्विसेज में जाना है। बट सर जॉब उस टाइम प्लेसमेंट्स थे, मेरे पास 3 ऑफर्स थे कैंपस प्लेसमेंट से। तो मुझे लगा एक बार वो भी ट्राई करना चाहिए सर, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, एक इंसान सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, रहना सीखता है। और वहाँ पे मैंने सर वर्क एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि पीयर्स के साथ कैसे काम करना है, टीम में कैसे काम करना है। तो आई थिंक मैं उस एक्सपीरियंस को भी आगे यूटिलाइज कर पाऊँगी इस सर्विस में। तो अभी मतलब आप आना सिविल सर्विसेज में चाहते थे? आप Yes, पहले से तैयार थे? yes, क्यों? सर 2-3 रीजन हैं सर। एक तो बचपन से ही एक चाम तो रहा है ऐसा गवर्नमेंट सर्विस की तरफ, क्योंकि आसपास मैंने हमेशा वैसा ही माहौल देखा। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे। अच्छा। और सर उसके बाद सर मुझे लगता है ये एक ऐसा जॉब है जो मुझे वो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और पावर देगा जिससे मैं एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ सर सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट में। तो वो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, पावर देगा या अथॉरिटी देगा? आप सर- पावर के लिए जा रहे हो या अथॉरिटी के लिए जा रहे हो? सर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी आती है और सर दोनों ही चीज़ें इसमें मिलती हैं। हाँ। क्योंकि सर मतलब अथॉरिटी तो आपको ऐसे मिलती है क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो, तो आपका ऑर्डर जो है वो लेजिटिमेट है, आप लीगली उस पोजीशन पे बैठे हो। और सर पावर आती है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने की, आप अपने सबऑर्डिनेट से आप उन्हें ओवरसी कर सकते हो, आप उन्हें डायरेक्शंस दे सकते हो। तो सर दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट So हैं। what is the basic difference between power and authority? आपका ऑप्शनल क्या है? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर तो आप जानती होंगी। What is the difference between power and authority? श्योर सर। सर अथॉरिटी को हम लेजिटिमेट पावर कह सकते हैं, मतलब जो एक लीगली पोजीशन ऑक्यूपाई करने से हमें मिल रही है, दैट इज़ अथॉरिटी। सर पावर कई बार कोर्सिव भी हो सकती है, मतलब अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करता वैसी, पर वो कोर्सिव यानी फोर्सफुली अपनी बात मनवाता है, दैट इज़ ऑल्सो पावर। तो सर ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, गवर्नमेंट तो अब जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। एक एक करके सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। अभी रेलवे रिसेंटली रेलवे में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। इवन डिफेंस आर्म डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी अब प्राइवेटाइजेशन को ओपन कर दिया गया है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट तो प्राइवेट की तरफ जा रही है और आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट में आ रहे हो, ऐसा क्यों? सर गवर्नमेंट भले ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आई एग्री विद यू, बट सर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही पूरा प्राइवेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम एक सर यहाँ जॉइंट कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन द टू सेक्टर्स, जिससे हम दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस और दोनों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें यूटिलाइज कर पाएँ। तो सर जैसे कि प्राइवेट के साथ जो हम एसोसिएशन करेंगे, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है, तो हमें सर जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सर उसका फ़ायदा हम गवर्नमेंट सेक्टर में उठा पाएंगे। तो सर इससे हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो और सर प्राइवेट और गवर्नमेंट में मैं क्यों आना चाहती हूँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर एक पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ सेक्टर है जिस फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर जिसमें मैं थी इट वॉज मोर बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था, एक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप करते हैं। तो सर इसके लिए मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब मनी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू? नो सर, इट इज़ नॉट द ड्राइविंग फोर्स। आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? सर माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज डिप्टी कलेक्टर, सर सेकेंड इज असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सर माई थर्ड प्रेफरेंस इज असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, माई फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, एंड माई फिफ्थ प्रेफरेंस इज ट्रेजरी ऑफिसर। बट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू? नो सर। अच्छा, चलिए। सर मनी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह होती है, इट इज़ नॉट द प्राइमरी फैक्टर और द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी जॉइनिंग दिस जॉब। फाइन, हाँ वो तो है, वरना अदरवाइज वहाँ आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑलरेडी मिल रहा होगा। फाइन। मनु जी आप? Sure. Ishita, what positive qualities do you pursue in your personality? सर फर्स्टली मेरी डिटर्मिनेशन, सर मैं बहुत ही डिटर्मिन्ड और हार्ड वर्किंग हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो आई गिव माई 100% टू इट, पूरे कमिटमेंट के साथ उसे करती हूँ।
सर सेकेंडली परसिवरेंस, कोई भी फेलियर फेस करने के बाद मैं हार नहीं मानती हूँ एंड आई ट्राई टू रिगेन माई स्ट्रेंथ एंड गिव माई बेस्ट। सर थर्डली मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सर आई थिंक मैं न्यूट्रलिटी से डिसीजन ले सकती हूँ, मतलब सारे पक्षों को एनालाइज करके और जल्दी से किसी कंक्लूजन पे जंप बिना किए हुए डिसीजन, एक रैशनली डिसीजन ले सकती हूँ। सो अभी आपने जो स्टेट करी क्वालिटीज, वुड यू लाइक टू इलस्ट्रेट इंसिडेंट इन योर लाइफ जब ये आपने डेमोन्स्ट्रेट करी हो? ओके सर। सर जैसे हार्ड वर्किंग तो सर मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड से पता चलता है, बिकॉज सर मैं काफ़ी, मेरा कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है एंड इन 10th and 12th बोर्ड्स आई हैव बीन अमंग्स द डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स ऑल्सो। इवन इन माई ग्रेजुएशन में सर अमंग्स द टॉपर्स इन माई ब्रांच थी। तो सर हमेशा से क्योंकि पढ़ाई की तरफ भी डेडिकेटेड रही हूँ और इसी तरह अपने वर्क की टुवर्ड्स भी हूँ सर। जब मैं IBM में काम करती थी तब भी हमेशा मेरे मैनेजर्स ने मुझे प्रेज़ किया है इस चीज़ के लिए। सर जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें तो ये जॉब छोड़ना मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि सर मैं एक जगह सेटल थी और आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है कंट्री में और दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी अनसर्टेन सर, हमें रिजल्ट्स का पता नहीं होता। तो वो एक बड़ा डिसीजन मैंने उस टाइम लिया, सारे प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज किए कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ फाइनली, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। तो और अब मैं सर इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं ये एग्जामिनेशन भी क्रैक कर लूँगी। सर परसिवरेंस सर यही है कि सर 2017 में मैंने इसका एक बार पहले अटैम्प्ट दिया था, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो सर और उसके बाद सर पैटर्न चेंज हो गया था एग्जामिनेशन का और काफ़ी कम टाइम था उसके हिसाब से कि चेंज पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना था। फिर भी मैंने सर कोशिश की कि मैं अपना 100% दूँ और मेंस क्लियर करूँ और सर फाइनली अचीव भी किया मैंने। And what weaknesses do you have and what do you do to overcome them? आपने क्या किया है उनको overcome करने? Okay, What weaknesses do you currently possess? सर मेरी एक वीकनेस मैं मानती हूँ कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बात को मतलब मोल्ड, कई बार एक्चुअली सर आज के ज़माने में ऐसी ज़रूरत होती है कि हम बात को थोड़ा मोल्ड करके बोलें या कुछ छुपाएं या वो सब, मतलब मेरे में नेचुरली नहीं है। नेचुरली मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और बहुत साफ तरीके से सही को सही, गलत से गलत बोलने वाले में से हूँ। तो सर ये कभी कभार वीकनेस की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि कुछ लोग उसे रूडनेस समझ सकते हैं या रिजिडनेस समझ सकते हैं, तो इसलिए ये सर वीकनेस है। उसके लिए सर अब मैंने सोचा है कि मतलब मैं ट्राई करूँगी कि सर एक बात को सर कहने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसी बात को थोड़ा सा मोल्ड करके अगर बोलें तो वो सामने वाले को बुरी भी नहीं लगेगी और आप अपनी बात भी कह पाएंगे। तो सर वो चीज़ है। सर सेकेंडली मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, ये मेरी एक वीकनेस है। तो सर अब इस जॉब में आऊँगी तो सर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने इमोशंस को साइड में रख के काम करूँ, क्योंकि प्रोफेशनल। सर मुझे आपने कब एनालाइज किया कि आपकी वीकनेसेस हैं और इनको दूर करने के लिए आपने ऐसा क्या किया है अभी तक? सर रियलाइजेशन तो सर हमेशा से एक तरह से मैं कहूँगी कि ये रहा है, क्योंकि मतलब सर दूर करने के लिए मैंने सर इमोशनल जैसे काम करने के लिए सर मैंने एक तो मेडिटेशन स्टार्ट किया है। मुझे लगता है उसने मुझे हेल्प भी किया है अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए। सर मैं डेली अभी मैं जस्ट बिगनर हूँ, मैं डेली 5 to 10 मिनट्स कर रही हूँ, आगे और बढ़ाऊँगी। गाइडेड मेडिटेशन में स्टार्ट किया है अभी। और सर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए यही है सर, मैंने मतलब ये चीज़ रियलाइज़ करी है, काफ़ी लोगों का फीडबैक ये रहा है, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली का, कि ये चीज़ को तुम्हें मतलब थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो सर उस पर अभी आई एम वर्किंग ऑन इट सर। इसमें जो आपने बोला कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, Yes. राइट, एंड उसका कोरस्पॉन्डिंग आप बोल रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड यू वुड लाइक टू मोल्ड, तो आप अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को छोड़ देंगे क्या? नो सर। सर जैसे मैंने आपको भी बताया कि बात को कहने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। मतलब मेरा ये है कि साफ बात बोल दो तो सर उसको हम थोड़ा सॉफ्टली भी बोल सकते हैं, थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, हम अपनी बात भी ना छोड़ें, बट वो चीज़ उन्हें बुरी भी ना लगे। उस तरीके से सर थोड़ा मोल्ड करने की कोशिश करूँगी सर आगे, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस जॉब और इन एनी जॉब आई बिलीव। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। प्रॉपर मेरठ से? यस सर। मेरठ के डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, बाउंड्रीज? सर 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। आप बताइए। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बिजनौर एंड हापुड़, गाजियाबाद। अमरोहा कहाँ टच करता है? सर ये साउथ ईस्ट। अच्छा, श्योर? यस सर, श्योर। ओके। कहीं बीच में हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं आता होगा? सर हापुड़ बोला मैंने। नहीं तो फिर अगर हापुड़ टच करता है तो फिर अमरोहा कैसे टच करता है? सर गाजियाबाद टुवर्ड साउथ करता है और देन गाजियाबाद के राइट साइड में हापुड़ है, उसके राइट साइड में अमरोहा है, तो सर थोड़ा साउथ ईस्टर्न हो गया वो। अच्छा, देखना पड़ेगा।
करता होगा अब आजकल नए एरियाज थोड़ा डिलिमिट हुए हैं फाइन। आपने बोला अथॉरिटी और उसके बीच में डिफरेंस बताया, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटीज? सर पहले तो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो पर्सन वो एक ऐसी ट्रेडिशनली सैंक्शनड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि एक फैमिली में एक फादर है सेकंड? या सर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। इसमें सर अगर कोई पर्सन के पास ऐसी एग्जेम्पलरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड? सर थर्ड इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसका मतलब है कि सर अथॉरिटी रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड है और प्रॉपरली सर वो रैशनल सिस्टम पे बेस्ड है, यानी कि सर एक वेल डिफाइंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है जो हमारे लॉज ने सैंक्शन की है, उसको जो ऑक्यूपाई करता है वो। अच्छा, मैरी पाकर फॉलेट ने तो ये बोला अथॉरिटी से बिलोंग्स विद द जॉब एंड शेप विद द जॉब। यस सर। राइट। और आपने भी पहले बताया कि अथॉरिटी ऑफ पावर में आप डिफरेंशिएट जब कर रहे थे तो आपका स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? डू यू रियली बिलीव अबाउट फॉलेट स्टेटमेंट? यस सर। सर MP फोले के हिसाब से ये था कि अथॉरिटी जो जॉब परफॉर्म करेगा उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए वेदर और नॉट हिज सुपीरियर्स लाइक्स इट। तो उन्होंने सर ये ट्रेडिशनल जो हमारा नोशन है अथॉरिटी का वो पोजिशनल थ्योरी है कि मतलब जो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, उन्होंने उसे डिनाई किया था और उन्होंने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, नो सॉरी सर, सो दैट वाज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। सर MP फोले का सर उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को बेसिकली डिनाई किया था। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि अथॉरिटी अगर नहीं, उन्होंने क्या कहा था? डेलीगेशन नहीं सर, यस सर, सर बता रही। सर डेलीगेशन उन्होंने डिनाई किया था, तो उसी पे उन्होंने ये बोला था कि कोई अथॉरिटी किसी पर्सन के पास जो वो काम करेगा, फंक्शनल अथॉरिटी की बात उन्होंने की थी कि जो पर्सन काम करेगा उसके पास अथॉरिटी होती है, तो आप उसे डेलीगेट नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन, कर्फ्यू एंड सेक्शन 144? सर सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक धारा है जिसके अनुसार सर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में आती है, जहाँ पे एक जगह एक बार में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एंड सर कर्फ्यू इज़ व्हेन सर पूरा उसमें ट्रैफिक वगैरह सब कुछ बैंड रहता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बैंड रहती हैं और सारा पीपल का मूवमेंट बैंड रहता है। लॉकडाउन में सर विद रेस्ट्रिक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल टाइमिंग्स डिसाइड कर दिए जाएंगे कि इस टाइम पे आपकी। कर्फ्यू में कोई एक्टिविटी नहीं चलती है? सर एज फार एज आई नो सब कुछ बंद रहता है। सर अगर कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होंगे तो मे बी, बट एज फार एज आई नो इट इज़ अ स्ट्रिक्टर प्रोविजन। लीगल एक्शन किस में लिया जा सकता है? सर आई बिलीव तीनों में लिया जा सकता है। अच्छा, तीनों में लिया जा सकता है। सर एज फार एज आई नो। अच्छा, कुछ वुमेन डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश की, इंडिया की, दोनों की अलग अलग। ओके सर। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और सर सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं छोटी बच्चियों के। सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कन्या सुमंगला योजना है जिसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टेजेस ऑफ स्टडी उन्होंने कंप्लीट किए हैं। देन सर मैटर्निटी बेनिफिट से रिलेटेड स्कीम्स हैं सर। देयर इज़ माँ अभियान चला था एक ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। सर मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट हाउ किया डू गया। यू एक्सेस उत्तर प्रदेश सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू कोरोना? हाउ डू यू थिंक दैट has Uttar Pradesh government been successful in controlling, in containing this COVID-19 situation? Yes sir, considering the size and population of Uttar Pradesh, I believe the government has been quite successful. Sir हमारे यहाँ around this time 40,000 plus cases हैं and about 1,000 deaths हैं, which gives a death rate of about 2.5%, जो almost पूरे देश के So what do you think what special the state has done which other states have not done? सर जैसे रीसेंट स्टेप में बताना चाहूँगी, जो वीकेंड लॉकडाउन इम्पोज हुआ है सैटरडे संडे का, जिसमें सैनिटाइजेशन ड्राइव्स कराई जाएंगी। तो सर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में मतलब कोविड ही नहीं, बाकी जो संचारी रोग होते हैं जो बरसात के मौसम में फैलते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने में योगदान करेगा। और सर उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया कि अब टेस्टिंग लैब्स होंगी और टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है पहले के मुकाबले। एंड सर दैट्स। अच्छा, कोरोना जो है उसके सिम्टम्स बिल्कुल वही हैं जो निमोनिया के हैं, है ना, लगभग वही है। बट निमोनिया उतना स्प्रेड आउट नहीं होता, उतना डेथ कॉज नहीं कर रहा जितना कोरोना कर रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? सर इसलिए क्योंकि सर कोरोना एक तो अभी एक नई बीमारी है इन द सेंस कि सर हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन और प्लस कोई दवा। निमोनिया की वैक्सीनेशन होता है? सर आपको हुआ है निमोनिया का वैक्सीनेशन? सर आई एम नॉट श्योर सर। ज़रूरत है निमोनिया के वैक्सीनेशन की? सर करंटली निमोनिया सर इतना सर एपिडेमिक का रूप तो नहीं लेता है, हमारे देश में काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो उससे
ऐसा नहीं है आपके घर में किसी को निमोनिया हो गया तो बाकी सबको भी निमोनिया हो गया, लेकिन आपके घर में किसी को कोरोना हो गया तो बाकी सबके पूरे पूरे चांसेस हैं कोरोना होने के। सर क्योंकि कोरोना जो है वो फैलता है सर, जो आपके अगर कफ ड्रॉपलेट्स हैं या अगर आप उस कांटेक्ट में आ गए उस हाँ। पर्सन के, तो इसलिए अगर घर में सर एक क्यों भी ऐसा होता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? सर वो वायरस कम्युनिकेबल है सर। और निमोनिया का वायरस कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसा होता है कोई वायरस कम्युनिकेबल होता है, कोई वायरस कम्युनिकेबल नहीं होता है। सर आई एम नॉट सो श्योर सर। कोरोना पर तो इतना कुछ चल रहा है इस समय। क्या वायरस की दवाई बन सकती है? यस सर, वी कैन हैव अ वैक्सीन सर। वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस? सर एक्चुअली सर जो हम लोग वायरस में जब हमें जैसे फ्लू हो जाता है वो भी वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से, तो सर हम एंटीबायोटिक्स ही देते हैं सर। इट इज़ नॉट हम लोग वायरल की डिजीज़ेस हैं जैसे कि सर HIV वायरस है, उसके लिए हमारे पास डिजीज़ेस हैं, वो सॉरी मेडिसिन हैं, बट वो मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी कितने ट्रायल हो चुके हैं वैक्सीनेशन के कोरोना के? सर हमारे देश में सर ह्यूमन ट्रायल्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं सर, 1000 वॉलंटियर्स के साथ ये स्टार्ट किए जा रहे हैं। 2 तरह की वैक्सीन हमारे यहाँ डेवलप की जा रही हैं, वन इज़ कोवैक्सीन एंड अदर इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय जाइडस कैडिला। और सर अभी फ़िलहाल ये वॉलंटियर्स पे होगा, अगर उस पर सक्सेसफुल रहा तो फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे किया जाएगा सर। गुड गवर्नेंस के बारे में बताइए। सर गुड गवर्नेंस एक ऐसी गवर्नेंस है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, इक्विटी एंड इफेक्टिवनेस, एंड इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, एंड सिटीजन्स ओरिएंटेशन, कंसेंसस बेस्ड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। इसको बेसिकली हम सिंपल शब्दों में एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस बोल सकते हैं, जिसमें सर आउटपुट ज़्यादा है और करप्शन और इन चीज़ों पे लगाम लगा है सर। करप्शन और मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो हम नहीं देख सकते कि ये एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट का काम है। मध्य प्रदेश में कल एक केस हुआ ना, किसान को मारा गया, उसकी पत्नी को मारा गया और पुलिस बुरी तरह मार रही थी, खींच कर उन्हें ले गए थे सर। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? हैड यू बीन द SGM इन द एरिया, आप क्या करते? आपके एरिया में अगर ऐसा हुआ होता तो? सर एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ द केस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट सर इन जनरल चलिए अगर आपके सामने सिचुएशन आती है, कोई अट्रॉसिटीज होती है फार्मर्स पे आपके एरिया में, आप SGM है वहाँ पर, यस सर, तो फिर आप क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो जैसे फार्मर अगर मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं तो सर सबसे पहले मैं पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि उनकी FIR तुरंत रजिस्टर की जाए, और सर उसके बाद जो भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने भी उन्हें आइडेंटिफाई, जो भी फार्मर्स बताते हैं सर उनके पूरा इन्वेस्टिगेशन चलेगा कि ये कोई फॉल्स एलिगेशन तो नहीं है और एक्चुअल में क्या केस है। और सर अगर वो लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो ज़रूरी सर उन्हें उचित दंड दिया जाएगा इसके लिए। और सर फार्मर्स का अगर कोई भी लॉस हुआ है, कोई इंजरी है, तो तुरंत उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है तो कंपनसेशन दिया व्हाट आर द फंक्शन ऑफ SDM? सर एक जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम उसे बोलते हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो SDM जो होता है वो एक सब डिवीजन पे एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और इसका काम वहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे जॉब्स जो उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एसेंशियल हैं, वो एक SDM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या SDM सेक्शन 140 को इम्पोज कर सकते हैं अपने एरिया में? यस सर। Does he has the power? यस सर। और DM has the power? Sir, SDM is also an executive magistrate, so I believe he has the power. You believe or you know that? Sir, You're sure? Sir, I can't be very sure, but as far as my knowledge goes, I think he has the power because executive magistrates have that power. So, I think he will have to take approval from the district magistrate for that, if you want, or maybe just intimate the district magistrate to impose it on his behalf. He can inform the situation but he has the power to assess the situation and at least recommend the imposition. अभी लास्ट ईयर एक डिसीजन लिया यूपी गवर्नमेंट ने, उसने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अप्लाई किया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सर नोएडा एंड लखनऊ। नोएडा एंड लखनऊ। यस सर। क्या ज़रूरत महसूस हुई और क्यों किया? सर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जनरली जो लार्ज अर्बन एरियाज़ या सिटीज़ होते हैं वहाँ अप्लाई किया जाता है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। तो सर इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो सिस्टम होता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ही इज़ अंडर दी
ही इज़ अंडर डुअल कंट्रोल, अपनी लाइन हायरार्की के कंट्रोल में भी रहता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में भी रहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पुलिस एक्ट 1861। लेकिन सर आईजी सिस्टम में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो पुलिस कमिश्नर होता है वो आईजी रैंक का अधिकारी होता है और उसके पास डिस्ट्रिक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने डिसीजंस अपने खुद से ले सकता है। एंड डुअल कंट्रोल भी नहीं होता सर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी लाइन हायरार्की से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा। तो सर इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होती है। सर अभी न्यूज़पेपर की रिसेंट रिपोर्ट थी कि 6 मंथ्स हो गए हैं नोएडा और लखनऊ में इस प्रणाली को लागू किए हुए और उसके बाद सर क्राइम्स में बहुत कमी आई है और आगे भी अब इसका विस्तार किया जाएगा यूपी में। महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है बहुत सालों से है, यस सर। लेकिन केवल बॉम्बे में है ना, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं है। तो अगर इतना ही अच्छा सिस्टम है तो महाराष्ट्र ने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक क्यों नहीं लगाया? सर महाराष्ट्र का तो सर आई एम नॉट। यूपी का बता दीजिए कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, यस सर। गाजियाबाद ये सब क्राइम बेल्ट है, यस सर। यहाँ पर ना लगा करके लखनऊ में लगाना, सर इनिशियल मेरठ में, नोएडा वहाँ में से आती भी लगाना। है मेरठ से। यस सर। तो ये तो क्राइम बेल्ट था ना, पहले यहाँ क्यों नहीं लगाया गया? फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना इतना ही इम्पोर्टेंट था तो सर उन्होंने पहले पायलट बेसिस पे 2 सिटीज़ में लगा के ट्राई किया है। तो सर लखनऊ बिकॉज हमारा कैपिटल है और नोएडा हमारा आईटी हब है तो इसलिए सर, और नोएडा भी सर वेस्टर्न यूपी का ही पार्ट है जहाँ पे सर क्राइम रेट इज़ ऑल्सो हाई। तो सर उस हिसाब से 2 पायलट सिटीज़ में लगाया है, अब आगे से सर एक्सपैंड करने की भी बात है। तो अभी सक्सेस। So do you believe that in the whole state the police commissioner system should be implemented? सर आई बिलीव कि Law and order तो ठीक हो ही जाएगा फिर उससे। सर जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं और जो भी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम आती है वहाँ तो सर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, बाकी तो सर गवर्नमेंट डिसीजन है। फाइन। तो मेरठ में भी मतलब आप चाहोगे कि आगे लग जाए ना? आपको मेरठ को तो पता ही होगा आपको मेरठ के सर बारे में। अगर इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होती है तो सर। इससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी? यस सर। सो मतलब पुलिस कमिश्नर सिस्टम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नो सर, आई बिलीव सर एफिशिएंसी बढ़ती है सिस्टम की। कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ फुल प्रूफ सिस्टम। यस सर। सर फुल प्रूफ सर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ग्लिचेस हमेशा रहते हैं कि क्या है सर। इसमें सर कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन शायद अराइज हो सकती है, मतलब बट सर आई थिंक वो एक पर्सनल डिफरेंसेस हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आपने लाना चाहिए। डीएसपी नहीं चुना, आपने एसडीएम सबसे पहले चुना। यस और सर। आप वकालत जो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम की कर रहे हैं। सर मेरा रीज़न मेरी मेडिकल इशू से रिलेटेड है सर, क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है। अदरवाइज आप शायद से पहली चॉइस आपकी डीएसपी होती। सर मेरी चॉइस होती बट आई थिंक इट वुड हैव बीन माय सेकंड चॉइस एसडीएम के बारे Yes, में, sir. लेकिन आप तब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम के फेवर में बोल रहे हैं। सर क्योंकि सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुझे लगता है कि वो एक एफिशिएंट सिस्टम है। मेरी पर्सनल चॉइस एसडीएम इसलिए होती है क्योंकि डाइवर्स स्कोप है जॉब का जो मुझे चाहिए। फाइन फाइन। अच्छा, आपका जीएस में फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर आई बिलीव पॉलिटिकल साइंस सर। सर पब्लिक Polity. एडमिनिस्ट्रेशन तो Polity. ऑप्शन है। यस सर पॉलिटी। प्रियम्बल याद है आपको? सर आई आपको याद है? यहाँ। सर आई ट्राई सर। हाँ हाँ बोलिए, सुनाइए। सर इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सर उसमें हमारे 4 गोल्स बताए गए हैं। जस्टिस। प्रियम्बल याद है? सर वर्ड टू वर्ड आई विल नॉट बी एबल टू से इट। कहीं मेल्स में लिखने का मौका नहीं आया कभी, या कभी सोचा नहीं था कि कहीं मैं मेंशन करूंगी प्रियम्बल को, या कहीं ऐसे में मेंशन करूंगी? मतलब योर फेवरेट सब्जेक्ट इज पॉलिटी एंड प्रियम्बल इज द फर्स्ट चैप्टर। यस सर बट सर मेंस पर्सपेक्टिव से मतलब ऐसे वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद है। नहीं याद है? नो सर। सर आई कैन टेल यू। इंडियन प्रियम्बल में इंडिया वर्ड कितनी बार आता है? सेकंड टेक अ मोमेंट। हाँ। सर आई थिंक एक ही बार आता है, 1। आई थिंक यू Once. श्योर? फिर आप सर जितना मुझे याद है उस हिसाब से सर तो आपको प्रियम्बल पॉलिटी को रिवाइज करने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, इसलिए मैंने पूछ लिया कि चलो वैसे ही निकाल के बता दो। मेरे ख्याल से 2 बार आता है। सर आई चेक करिएगा। सर आई लुक। चलिए पॉलिटी छोड़ देते हैं, अभी हमने टेस्ट कर ली पॉलिटी। तो हिस्ट्री से कुछ पूछ लेते हैं थोड़ा सा आपसे
मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। मुझे 1931 से 1947 के बीच के 5 बड़े रेवोल्यूशनरीज के नाम बताइए। ओके सर। Okay, 1932 से 1947 सर महात्मा गांधी। रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी। सर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन एंड सुभाष मास्टर सूर्य सेन को कब डेथ हुई थी? फांसी दी गई थी ना उनको 31। चलिए वो आपने बता दिया, ठीक है। 34 में उनको फांसी हो जाती है, चलिए 33 में कोई बात नहीं, वो 33 31 है, कोई बात नहीं, मान लेता हूँ। सर सरदार भगत सिंह को 1931 में दी गई थी शायद। सर आई एम नॉट दैट गुड विद डेट्स एक्चुअली। मास्टर सूर्य सेन सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, 2 हुए। और चल छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक यही रेवोल्यूशनरी से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था, ये क्रांतिकारियों का मूवमेंट, ये नॉर्थ इंडिया में फोकस रहा, साउथ इंडिया में नहीं पॉपुलर हुआ, क्यों? सर मोस्टली सर जो हमारे रेवोल्यूशनरी से सरदार भगत सिंह और उनका जो पूरा पार्टी थी सर, वो नॉर्थ इंडियंस, वो नॉर्थ भगत सिंह जैसे लोग साउथ इंडिया में क्यों नहीं आए, नॉर्थ इंडिया में ही क्यों आए? राम प्रसाद बिस्मिल सब नॉर्थ इंडिया में ही क्यों पैदा? यहाँ कुछ स्पेशल पानी है सर कि यहीं से रेवोल्यूशनरी पैदा होंगे? रेवोल्यूशनरी साउथ इंडिया में पैदा क्यों नहीं हुई? क्या इंडिया में, साउथ इंडिया में पैट्रियोटिज्म नहीं है? नहीं सर, पेट्रियोटिज्म है, बट सर 2 तरीके हो सकते हैं जैसे लड़ने के। हमारे एक्सट्रीमिस्ट भी थे और मॉडरेट्स भी थे, तो सर साउथ इंडिया में अगर आप देखो तो गांधीयन मूवमेंट भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर था। तो गांधी जी तो अहिंसा फैला रहे थे, तो फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर कम होना चाहिए था। साउथ इंडिया आप कह रहे हो कि तरीका है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में अहिंसात्मक तरीका भी गांधी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर नॉर्थ इंडिया में होता है, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी सारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फोकस थे। अब मुझे साउथ इंडिया के 5 गांधीयन बता दीजिए। 5 गांधीयन जो गांधीवादी बड़े नेता थे साउथ इंडिया के। सर डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। हाँ, ये बता दीजिए। और वेरी ऑब्वियस, और अब अटक जाओगे। सर के कलप्पम। हाँ। और कितने पॉपुलर लीडर्स आप बता पा रहे हो? और मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अगर ये रीज़न है कि तरीका अलग था, तो फिर साउथ इंडिया के अंदर कम से कम गांधीवादी मूवमेंट बहुत हाइप पर जाना चाहिए था, वो भी नहीं गया। सर एक्चुअली सर शायद इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि साउथ इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा थे, तो सर वो एक क्लास ऐसी थी जो मानती थी कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए प्रोग्रेसिव है और वो हमें मॉडर्निटी की तरफ ले जाएगा, तो शायद इसलिए उन्होंने इतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया जितना नॉर्दर्न इंडिया के लोगों ने दिखाया। थ्योरी आपकी चेंज हो गई है। अच्छा, चलो ठीक है, बात करेंगे इस पर। तबलीगी जमात सुना है आपने? यस सर। क्या है? सर ये एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, इस्लाम धर्म में होता है। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि दिल्ली में ऐसा कॉन्ग्रीगेशन एक हुआ था जब कोरोना का लॉकडाउन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, उसके बाद ये हुआ था, और ऐसी चर्चा थी कि फिर उसके बाद ये लोग, इसमें सर बाहर से भी लोग आए थे, और ऐसे देश इंडोनेशिया वगैरह जहाँ ऑलरेडी कोरोना फैल चुका था वहाँ से लोग आए थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में स्प्रेड रेट काफ़ी बढ़ गया था। अच्छा, फाइन। अच्छा, मेरठ से आप आते हैं, क्वेश्चन और बताओ, मेरठ में रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं? सर मेरठ में सर गढ़मुक्तेश्वर पे गंगा है, और गढ़मुक्तेश्वर मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या? सर सॉरी, इट इज़ इन हापुड़। मेरठ मंडल में किन कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सर मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में कुछ बताइए। सर विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में दी थी। दे आर रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो सर इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरीके से आपको अपने ऑफिसेज में सेक्सुअल हैरेसमेंट बचाने के लिए
सर कुछ स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद सर इसे एक एक्ट में कोडिफाई कर दिया गया था 2013 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन के लिए एक्ट आई थी, और उसके हिसाब से सर हर एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, उसमें कोई महिला अगर पीड़ित है तो वहाँ कंप्लेंट कर सकती है। उत्तर प्रदेश ने एक 2 साल पहले बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया था, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव यस लखनऊ में, सर, industry। यस सर। उसके बारे में बताइए, एंड व्हाट हैज बीन द रिजल्ट? सर ये लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए की गई थी। सर इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये रहा था कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 जगह जो देश में बनेंगे उसमें से एक है उत्तर प्रदेश में बनेगा। उसके अलावा सर और भी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इसने अट्रैक्ट किया था सर। रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है, और सर एक्चुअली मुझे डिटेल्स इतनी और याद नहीं है अभी, बट सर काफ़ी इससे मतलब काफ़ी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आए थे, जिससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी सर उत्तर प्रदेश की। हाल ही में कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बदले गए हैं, यस बताएंगे आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यस सर। सर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है, सर फैज़ाबाद का नाम अयोध्या किया गया है। और भी कुछ है? सर आई रिमेंबर आपके मेरठ मंडल में किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला हुआ है कुछ सालों में? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट सर। So tell us about your hobbies. कि क्या hobbies? सर मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, और सर मैं कभी कभार गाती हूँ, और सर डांस करती हूँ सर रिक्रिएशन के लिए। तो मुझे ये बताइए, इन हॉबीज ने आपको ऐसी क्या कैपेबिलिटीज दी हैं या टैलेंट्स दिए हैं जो आपके काम में, आपके करियर में भी आपको हेल्प करेंगे? सर मेरी जो हॉबीज़ हैं बेसिकली मेरे माइंड को रिलैक्स करने में मेरी मदद करती हैं। जब भी मैं जैसे पढ़ाई से जब ब्रेक लेती हूँ तो मैं ये परस्यू करती हूँ, तो इसी तरह सर ये मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है। और अपने काम में भी सर जब मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो अगर मैं अच्छा म्यूज़िक सुनूँ, या अगर मैं घर पे हूँ तो सर डांसिंग मुझे बहुत, सर डांसिंग तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी में सर। इट इज़ अ पार्ट, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और हेल्थी रहते हैं सर, फिट रहते हैं, तो वो हेल्प करेगा। और एनीथिंग एल्स मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे मतलब स्किल्स और टैलेंट्स की बात करें जो आपके हॉबीज हेल्प करती हैं, तो आपने बताया कि आप कैसे आपको काम करने में हेल्प कर रहे हैं, Yes. कि कोई आपकी एबिलिटीज कुछ बढ़ती हैं आपकी हॉबीज परस्यू करने से? सर एक्चुअली सर मतलब एबिलिटीज़ इन द फॉर्म की, मतलब मैं ट्रेंड हूँ या नहीं सर, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अगर सर मैं ट्रेन तो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है किसी भी हॉबी में, बट सर हाँ सर मुझे इंटरेस्ट है, और मैंने ऐसा सर सोचा तो है कि आगे अगर मुझे टाइम मिलता है इतना कि मैं कुछ सीख पाऊँ तो ज़रूर मैं सर कोशिश करूँगी कि आपने कहा डांस फिट रखता है, अभी सरोज खान जी की डेथ हुई है, वो तो ओवरवेट थी और उनकी डेथ भी। सर उनकी तो एज थी सर काफ़ी, शी वॉज अबव 70 ईयर्स, अबाउट 78 ईयर्स और समथिंग, तो सर एज फैक्टर था उनका। तो म्यूजिक आपने प्रोफेशनली सीखा है किसी तरीके का भी? नो सर आई हैव नॉट। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। यस जैसे अभी देख रहे हैं हम कोरोना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक? सर एपिडेमिक जब एक ही जगह पे जहाँ पे वो वायरस है वो उसी, मतलब एक चीज़ होती है सर एंडेमिक की, मतलब कोई डिजीज़ किसी एरिया में रहती ही है हमेशा, जैसे कि सर चिकन पॉक्स है, वो हमारे मतलब कंट्री में है और वो अक्सर किसी किसी लोगों में दिखता है। तो सर जब वो एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो हो जाए इन दैट पर्टिकुलर एरिया इटसेल्फ तो उसे एपिडेमिक बोलेंगे। बट सर जब वो ग्लोबली फैल जाए सारी कंट्रीज़ में या मैक्सिमम कंट्रीज़ में तब उसे पैंडेमिक का दर्जा देते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि एज पर हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी से हमने कितने पैंडेमिक्स देखे हैं ग्लोबली? सर यस सर 1918 में सर स्पेनिश फ्लू आया था। सर यू आर आस्किंग एपिडेमिक्स? पैंडेमिक सर स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में आया था सर। उससे पहले सर ब्लैक डेथ थी और जस्टिनियन प्लेग 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डेट्स ऑफ दोज जस्टिनियन प्लेग एंड ब्लैक डेथ। सर स्पेनिश फ्लू तो सर 20th सेंचुरी में था 1918 में, और उससे आई थिंक 18th सेंचुरी में सॉरी 19th सेंचुरी में ही था जस्टिनियन प्लेग। सर उसकी डेट्स का मैं इससे पहले जैसे अभी इसी सेंचुरी की बात करते हैं, बहुत पीछे नहीं जाते, कोरोना से पहले हम उसी की फैमिली की बात करते हैं, तो इबोला, सार्स, वर द एपिडेमिक्स और द पैंडेमिक्स? सर दे वर एपिडेमिक्स। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा, मिशन हिंडन के बारे में कुछ पता है? नो सर सॉरी सर आई हैवंट हर्ड ऑफ इट सर। हिंडन सुनी है? हिंडन नदी है सर। कहाँ से जाती है? आपके मेरठ से जाती है? सर गाजियाबाद से फ्लो करती है। मेरठ गाजियाबाद से ओरिजिन थोड़ी हो रहा होगा। नहीं फ्लो करती है वहाँ से। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? सर गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी हिंडन?
गाजियाबाद में जा रही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की तो नहीं है? सर हिंडन इज अ मेरे ख्याल से यमुना की एक ही लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। सर आई थिंक यू आर राइट सर, अब यमुना की। हिंडन के बारे में आपने जानने की कोशिश नहीं की है, तो रिवर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपको, कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, संगम तो सुना ही होगा, है ना? तो संगम क्यों फेमस है? सर वहाँ पे गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है, और सर माइथोलॉजिकल सरस्वती ऐसा बोलते हैं कि। फाइन। तो यहाँ पर कुंभ भी होता है ना, अभी लास्ट ईयर बहुत बड़ा Yes, sir. महाकुंभ हुआ था। Yes, sir. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ध कुंभ एंड महाकुंभ? सर पहले जो 6 इयर्स में लगता था मेला उसे हाँ। अर्ध कुंभ कहते थे, और 12 इयर्स में लगने वाले को कुंभ कहते थे। अभी हाल ही में उनके नेम चेंज किए गए थे, तो अच्छा। जो 6 इयर्स में लगता है उसे कुंभ कहते हैं, हाँ। 12 साल में लगने वाले मेले को महाकुंभ कहते हैं। अच्छा, ये जो नाम क्या गवर्नमेंट ने चेंज करे हैं या ये कोई Yes, sir. रिलीजियस बॉडी चेंज करेगी ना? सर माइथोलॉजिकल चीजें भी गवर्नमेंट चेंज कर देती है। यस सर यूपी गवर्नमेंट ने किए थे सर। क्योंकि गवर्नमेंट अब रिलीजियस चीजें भी चेंज करने लगी, लॉस के तहत कर सकती है चेंज, कुंभ को और महाकुंभ को। सर एग्जीक्यूटिव पावर ऐसा कर सकती है। एग्जीक्यूटिव पावर और माइथोलॉजिकल चीजें चेंज कर सकती है। यस सर। मतलब राम का नाम कुछ और भी रख सकती है। नो सर, बट सर ये तो एक No. ऐसा सर ये चीज़ तो टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर्पज से भी की गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सर। ओके। अच्छा, एक बात और, अभी कोरोना पर हम बात कर रहे थे। आफ्टर कोरोना आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है ना तो प्रोडक्शन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और अगर हम देखें तो ना डिमांड है। यस। अगर मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊं तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? ये फाइनेंस सेक्रेटरी बनाऊं तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को क्या सलाह दोगे? सर ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो पैंडेमिक ने क्रिएट की है। सर पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ही इस चीज़ से जूझ रहा है। तो सर धीरे धीरे हम लोग इससे बाहर भी आ जाएंगे। मेजर क्या लोगे? मेजर एक मेजर अगर सबसे पहले क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सर इस टाइम जो मेजर्स लेने चाहिए और जो गवर्नमेंट एक्चुअली ले भी रही है, तो सर बहुत सारी रियायतें दे रही है। जैसे कि सर आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभी अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, तो सर डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कि MSMEs, क्योंकि MSMEs को हमें बढ़ावा देना है, वो जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी हमें अपनी कंट्री में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सर उसके अलावा सर फार्मर्स, एग्रीकल्चर और टोटल जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो सर उन सब के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैकेजेस अलग अलग डिक्लेयर किए हैं। सर जैसे कि लोन मोरेटोरियम है, आपको 3 महीने तक लोन नहीं देना पड़ेगा। सर डिमांड और फ्यूल करने के लिए सर जैसे फ्री राशन दे रही है, तो उससे ये है कि गरीब अगर थोड़ा बहुत भी कमा रहा है तो राशन में उसका खर्चा नहीं जाएगा और वो उसको कहीं कुछ खरीदने के लिए लगाएगा, तो सर डिमांड बूस्ट होगी। और सर हमारे ऑलरेडी सर मैन्युफैक्चरिंग को इस टाइम चाइना के साथ जो क्लैशेज हैं उसकी वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें सर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। फिस्कल स्टिमुलेशन क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलेशन सर, फिस्कल स्टिमुलस जब गवर्नमेंट सर ऐसा इकोनॉमी की जब स्लो डाउन की सिचुएशन होती है तो उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती है, तो जैसे वो अपने हिसाब से सर पैकेजेस अनाउंस करती है, इकोनॉमिक पैकेजेस, उसे ही फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। फाइन। अच्छा, आपका सब्जेक्ट पब्लिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फेवरेट थिंकर कौन है? सर MP फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट है। अच्छा अच्छा, फॉलेट और मैकग्रेगर में मुझे 2 सिमिलैरिटीज बताओगे? सिमिलैरिटीज सर, एक तो उनका पॉजिटिव आउटलुक इन द सेंस कि सर मैकग्रेगर ने जैसे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया था, तो थ्योरी वाई में उन्होंने ये माना था कि मैनेजर्स पॉजिटिव अजम्पशन रखे एम्प्लॉयज़ को लेके कि एम्प्लॉयज़ काम करना चाहते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड नहीं करना चाहते। उसी तरह से MP फॉलेट का भी एक पॉजिटिव आउटलुक था, और उन्होंने भी हमेशा पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की, जैसे कि उन्होंने पावर विद का कंसेप्ट दिया, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट को भी एक कंस्ट्रक्टिवली लेने की बात की उन्होंने। तो एक पॉजिटिव उनका आउटलुक रहा है एम्प्लॉयज़ की टुवर्ड्स या इन जनरल। और सर नेक्स्ट सिमिलैरिटी सर लीडरशिप को लेके है। सर जो मैरी पार्कर थ्योरी फॉलेट की थ्योरी है सर, उसमें उन्होंने लीडरशिप की बात की है, और उन्होंने समझाया कि एक लीडर होता है जो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा सके आसानी से, और जो दूसरों से भी सीख सके, और मतलब लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ दी हैं। और ऐसे ही सर मैकग्रेगर की जो थ्योरी है उसका बेसिक फाउंडेशन या बेसिक जो
थ्रस्ट है वो लीडरशिप पे ही है। जो थ्योरी है सो थ्योरी वाई है, वो मैनेजर के पर्सपेक्टिव से है कि वो क्या सोचता है, एम्प्लॉयज़ को लेके उसकी क्या राय है, और उस हिसाब से उसने बोला है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए थ्योरी वाई के हिसाब से। तो सर लीडरशिप को लेके दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। अच्छा, मैकग्रेगर क्लासिकल, वो सॉरी फॉलेट क्लासिकल थिंकर है या बिहेवियरिस्ट है? सर फॉलेट ने एक ब्रिज की तरह एक्ट किया क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बीच में। सर वो फर्स्ट थी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा, तो इसलिए हम उन्हें बिहेवियरल की कैटेगरी में बोल सकते हैं। लेकिन सर क्लासिकल थिंकर्स की तरह वो अपनी प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सलिटी पे बिलीव करती थी, तो इसलिए उन्हें क्लासिकल भी बोला जा सकता है। तो सर ऐसे वाटर टाइट उन्हें रखा नहीं जा सकता किसी एक कैटेगरी में। शी एक्ट्स एज अ ब्रिज। थैंक यू। कैन I just wanted to know one thing. आपने अपने engineering CS में करी, right? Yes. Computer science में. Yes sir. So when you went to work, what technology were you working on? So when I was working at IBM, sir I was an SAP BW consultant. SAP. Yes sir. तो जब आप अपना focus कर रहे थे engineering में, what was your favorite subject in there? In engineering, Yes. sir actually it has been a long time, but I liked operating systems. I like DBMS also. Sir, अब तो सर बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए वो सब सर। It's been 5 years since I passed out. Thank you sir. अभी आप जाओ, हम अभी आपको 5-10 मिनट में 5 मिनट में कॉल करते हैं। सर मैं यहीं वेट करूँ? आप यहीं वेट करना चाहो, यहीं वेट करो या नीचे वेट करो? वो यहाँ फैन नहीं होगा शायद, नीचे वेट करो।